खुले खेत में तालाब किनारे गरीब बहू का घर और रसोई। एक छोटे से घर में तुलसी का गृह प्रवेश हो रहा था। उसकी सास शांति देवी उसका गृह प्रवेश करवा रही थी। हे राम, ये कैसा गृह प्रवेश करवा रही हूँ मैं। कैसी घड़ी दिखा दी। ये कल मोही तो मेरी छाती पर मूंग दलने आ गई। ना मेरे मन की ना मेरी पसंद की। राघव इसके पीछे ऐसा पागल हुआ कि डर था। मना करती तो इसे लेकर भाग जाता। पता नहीं किस ग्रह से टपक पड़ी है। चलो जो भी हो, मजे तो मेरे हैं। अब सुबह उठकर घर के सारे काम ये करेगी और मैं तो अब आराम से टीवी देखूंगी। इस घर की महारानी तो मैं ही रहूंगी। अब मेरा सारा कलेश खत्म। भाभी आप ना बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूँ ना आपके साथ इस घर में। हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। भाभी अब जल्दी से ये कलश गिराइए और अंदर आइए। तुलसी कलश गिराकर अपना गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश होने के बाद सारा परिवार एक साथ बैठा था। तभी तुलसी की नजर एक पलंग पर जाती है जिस पर रामचरण जी लेटे हुए थे। राघव जी, बाबूजी को क्या हुआ है? वो ऐसे चुपचाप क्यों लेटे हैं? वो ठीक तो है ना? तुलसी, बाबूजी कई महीनों से बहुत बीमार हैं। शहर से गांव तक हर डॉक्टर को दिखा दिया। बड़े भैया ने इलाज के लिए बहुत कर्ज भी लिया, लेकिन उनकी तबीयत में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अरे सुधार खाक आएगा। हमारे गले की हड्डी बन गए हैं बाबूजी। सच बता रही हूँ छोटी, जब से मैं इस घर में आई हूँ बस इनको बीमार ही देख रही हूँ। इनकी इन महंगी दवाइयों के चक्कर में हम पर लाखों का कर्जा चढ़ गया है। ना जाने ये शनि की 7.5 कब उतरेगी हमारे घर से। रात का समय हो जाता है। तुलसी और राघव एक साथ बैठे हुए थे। राघव जी, मैं देख रही हूँ कि घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ गांव में तो वैसे भी छोटी मोटी मजदूरी के सिवा कुछ नहीं रखा। अगर आप यहीं बैठे रहे तो बाबूजी का इलाज कैसे होगा? आप शहर जाकर कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुमने मेरे मन की बात छीन ली तुलसी। मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था। बड़े भैया पहले ही कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि बाबूजी के इलाज के लिए हम और कर्जा लें। मैंने शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया है। बस 2-3 दिन में वहाँ चला जाऊंगा कमाने। पर मुझे ना एक बात की बहुत ज्यादा टेंशन है। किस बात की टेंशन है? मैं कामिनी भाभी को देखा है। वो बाबूजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। वो उन्हें उल्टा सीधा बोलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम उनका ध्यान रखो और घर का भी अच्छे से ध्यान रखो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए राघव जी। बाबूजी का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप बस बेफिक्र होकर शहर जाइए और काम कीजिए। अगली सुबह तुलसी बहुत जल्दी उठती है। वो नहा धोकर सबसे पहले रामचरण के पास जाती है। राधे राधे बाबूजी। राधे राधे बहू। बाबूजी, आप बीमारी की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अब मैं आ गई हूँ ना, आप देखिएगा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आज मैं आपके लिए स्पेशल देसी घी वाला दलिया बनाऊंगी। तुलसी किचन में जाती है और वो सबके लिए खाना तैयार करती है और रामचरण के लिए दलिया भी बनाती है। दलिया लेकर वो रामचरण के पास जाती है। बाबूजी, आपको पता है जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मेरे अपने बाबूजी मुझे छोड़कर चले गए थे। इसीलिए आज से आप ही मेरे बाबूजी हैं। तू बहू नहीं है बेटी, तू तो साक्षात हमारे घर की लक्ष्मी है। बहुत संस्कारी है तू। तुलसी सभी घर वालों को खाना भी परोसती है। सभी को तुलसी का खाना बहुत पसंद आता है। दोपहर का समय हो जाता है। सब घर वाले साथ बैठे हुए थे। अरे कैसी जिंदगी है ये। माधव का काम एकदम बंद हो गया है। राघव शहर जा रहा है और ऊपर से जमींदार का कर्ज भी है। हे राम, इस घर को तो जैसे किसी की बुरी नजर लग गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। हाँ माँ, और इसी पैसे की तंगी के चक्कर में तो मेरा कॉलेज भी बीच में ही छूट गया। अरे छोटी, तू ऐसे कैसे हार मान लेगी? मैं हूं ना, भले ही मैं ज्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन तू मेरी एकदम छोटी बहन जैसी है। तेरा कॉलेज किसी भी कीमत पर नहीं छूटेगा। एक लड़की का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं जैसे तैसे तेरी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगी, तू बस फिक्र मत कर। तभी वहाँ जमींदार बलवंत आ जाता है। अरे ओ शांति देवी, क्या वहाँ पंचायत में बैठी है? आराम से गप्पे लड़ाई जा रही हैं? क्या बताओ कि मेरे पैसे कब दोगे तुम लोग? लाखों का कर्जा हो गया है। ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है। ना अभी तक ब्याज दिया है और ना ही मेरा मूल दिया है। कब दोगे मेरे पैसे? अरे जमींदार साहब जी, ऐसे चिल्लाइए मत। आप तो जानते हैं ना कि हम लोग मजबूर हैं। बड़े बेटे का काम नहीं चल रहा, छोटा बेटा भी ऐसे ही थोड़े बहुत पैसे कमाता है। आप ना फिक्र मत कीजिए, आपका कर्जा हम पाई पाई दे देंगे। अरे पाई पाई दे देंगे, लेकिन कब दे दोगे? सुनिए जमींदार जी, हमने आपसे पैसे उधार लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे घर में घुसकर हमको गालियाँ सुनाएंगे। है लड़की, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? आपके पैसे हम आपको देंगे। हम आपके पैसे खाकर थोड़ी भागे जा रहे हैं। तो आप ऐसे औरतों से गाली गलौज नहीं कर सकते। तमीज से बात कीजिए। अरे वाह, नई आई नहीं कि जुबान लड़ाने लगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं फिर आऊंगा। और अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा ये टूटा फूटा घर हड़प लूंगा। मुझे बस अपने पैसे चाहिए। जमींदार गुस्से में वहां से चला जाता है।
लो माँ जी देख लो, जमींदार जी पहले कभी इतना गुस्सा नहीं करते थे, इस लड़की ने ही उनको भड़का दिया, सब इसी की गलती है। अरे तुझे क्या जरूरत थी जमींदार से उल्टा सीधा बोलने की? अरे हमारी गलती है, हमने कर्जा लिया है। तेरे ससुर के इलाज के लिए माधव ने उसी से तो पैसे लिए थे और तू उसी को उल्टा सीधा सुना रही थी। माँ जी हमने पैसे उधार लिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई कुछ भी आकर कहेगा और हम सुनते रहेंगे। हाँ हाँ तू ही तो है झांसी की रानी। कामिनी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। अगली सुबह राघव शहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। तुलसी, अब मैं शहर जा रहा हूँ, वहां फैक्ट्री में काम करूंगा, कुछ समय बाद लौटूंगा तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, फिर पापा जी का बड़े डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा और वो जमींदार का कर्जा भी तो चुकाना है। तुम अपना ध्यान रखना। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा राघव जी। अरे भाभी भैया शहर कमाने जा रहे हैं, मैं तो हूँ ना आपके पास, और वैसे भी आप उनसे फोन पर तो बात कर ही सकती है ना। राघव वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है, रात हो गई थी। रामचरण पलंग पर लेटे हुए थे, तभी कामिनी वहां आती है। क्या है, ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे, जैसे मुझे खा ही जाओगे? अरे देख रहे हो उस घर की हालत, आपकी इस लंबी बीमारी ने पूरे घर का बंटा धार करके रख दिया है। लाखों का कर्जा हो गया है हम पर आपकी इस बीमारी की वजह से। रामचरण ये सब सुनकर रोने लगता है। ये रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत कीजिए बाबूजी, दिन रात आपकी सेवा करो, ऊपर से पैसे भी खर्च करो। अगर हाथ पैर चलते तो 2 पैसे कमा लाते, लेकिन आपकी यही बीमारी हमें बर्बाद कर रही है। कामिनी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। तुलसी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से रामचरण के पास आती है। रोइए मत बाबूजी, जेठानी जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, मैं हूं ना आपके साथ। अगली सुबह तुलसी जल्दी से नहाती है और रामचरण के पलंग के पास आकर बैठकर रामायण पढ़ने लगती है। बेटी, सच में तू बहुत अच्छी है। मेरी छोटी बहू तो साक्षात देवी का रूप है। तू हमेशा खुश रहे बेटी, बहुत संस्कारी है तू। बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। दोपहर का समय हो जाता है। रामचरण पलंग पर लेटे हुए थे, तभी उन्हें जोर से प्यास लगती है। कामिनी उनके पास से गुजर रही थी। अरे बड़ी बहू, थोड़ा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। अरे काहे दे दूं मैं पानी? क्या किया है आपने हमारे लिए जो मैं आपकी गुलामी करूं? अरे कुछ तो किया नहीं आपने हमारे लिए, तो फिर मैं आपको पानी क्यों दूं? मेरा पति खून पसीना एक करके आपका इलाज करवा रहा है और आप हो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। मैं नहीं दे रही पानी वानी। कामिनी ये बोलकर वहां से चली जाती है। तुलसी ने ये सब देख लिया था। वो जल्दी से रामचरण के लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी पिलाती है। हे भगवान, मैं तो जेठानी जी को बस थोड़ा ज्यादा बोलने वाली समझती थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। इनसे ज्यादा बेकार औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगले दिन शाम को पायल घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी तुलसी एक फॉर्म लेकर उसके पास आती है। पायल ये देख, गांव वाले गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म। भाभी फॉर्म तो ठीक है, पर आपको तो पता है ना घर की हालत, इसके लिए एक बड़ा सा एग्जाम देना पड़ता है, उसकी तैयारी के लिए किताबें चाहिए, उनको खरीदने के पैसे नहीं है। ये पैसे रख ले, ये मैंने अपने थोड़े थोड़े खर्चे में से जोड़ जोड़ कर रखे थे कि काम आएंगे। तू ये पैसे ले, कल ही शहर जा, अच्छी किताबें ला और दिन रात एक करके वो एग्जाम निकाल। मुझे पता है तू पास होगी। भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। रात का समय हो जाता है। अचानक रामचरण जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अरे बाबूजी, आपको क्या हो रहा है? अरे माँ, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इन्हें तो अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन माधव, इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जो थोड़े बहुत पैसे जमाए घर में वो तो कल जमींदार को देने, अगर उसे नहीं दिए तो वो हमारा घर छीन लेगा। माँ जी, जमींदार को पैसे बाद में दे देंगे, अभी बाबूजी का इलाज जरूरी है। तो चुप रह, कल मुंह ही बीच में मत बोल। तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं। उनके साथ राघव था, उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? अरे इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, शहर में फैक्ट्री में आग लग गई थी। एक बड़ी मशीन फट गई और राघव फैक्ट्री में फंसा हुआ था, इसलिए इसे चोट लग गई। फैक्ट्री मालिक ने बस ये थोड़े से पैसे दिए इलाज के लिए, इसकी हालत बहुत खराब है। दोनों आदमी राघव को वहां से छोड़कर तुलसी को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। सभी परिवार वाले जल्दी से रामचरण और राघव को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, सब दोनों के इलाज में लग जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है मुझे? पहले मेरे बड़े बेटे का व्यापार डूब गया, फिर पति की तबीयत फिर से खराब हो गई, छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो जमींदार तो मेरी जान ही खाए जा रहा है। माँ जी, बुरा समय ऐसे ही हवा में शुरू नहीं होता, जरा दिमाग लगाइए। ये पनौती कब से शुरू हुई है? जब से वो कलमुही तुलसी हमारे घर में आई है। माँ जी, जब राघव की उससे सगाई हुई थी तब मेरे पति का व्यापार डूब गया था। जब ये हमारे घर आई तो बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई और अब तो उसने खुद अपने ही सुहाग को खा लिया। देखिए ना राघव की क्या हालत हो गई है। तो सही कह रही है कामिनी, ये सब उसी के आने से हुआ है। कुछ दिन बाद पैसों की कमी की वजह से डॉक्टर ने राघव और रामचरण दोनों को घर भेज दिया था।
राघव और रामचरण अलग अलग पलंग पर लेटे हुए थे। तुलसी राघव के पास बैठी थी। हट जा मेरे बेटे के पास से, नागिन कहीं की। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब से तू इस घर में आई है तब से हमारे घर में कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू मनहूस है। बिल्कुल सासू माँ, आप ठीक बोल रही हैं। इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसे बाहर निकालो इस घर से। शांति देवी और कामिनी तुलसी को उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। शांति देवी अकेले बैठी हुई थी, तभी कामिनी वहां आती है। माँ जी, एक बात कहूँ, ये जो आपकी छोटी बहू है ना, ये पढ़ी लिखी है। तो मैं ये बोल रही थी कि अपनी जो वो तालाब किनारे वाली छोटी सी जमीन पड़ी है ना, जहाँ वो पुरानी टूटी झोपड़ी बनी है, इसे वहाँ भेज दीजिए। वहाँ पर? अरे माँ जी, अब देखिए ना, माधव जी किस किस के लिए क्या क्या करेंगे। जो राघव है उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, इनको खाना भी खिलाना है और इनकी दवाइयों की भी जरूरत है। हम क्या क्या करेंगे? तो इसको ना अलग भेज देते हैं, ये और राघव खुद अपना देख लेंगे। तुम ठीक बोल रही हो कामिनी, और वैसे भी ये मनहूस है, ये यहाँ पर रहेगी तो और कांड होते रहेंगे। अगले दिन शांति देवी तुलसी का सारा सामान घर से बाहर फेंक देती है। निकल जा मेरे इस घर से। आज के बाद इस घर में कभी मत आना। जब से आई है मेरे घर का चैन खा गई है। जा, वो जो गांव के बाहर तालाब किनारे हमारी बंजर जमीन पड़ी है ना, जहाँ एक झोपड़ी है, वहीं जाकर रहे। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? ये हमारी छोटी भाभी है, आप इन्हें इस हालत में घर से कैसे निकाल सकती हो? तू बीच में मत पड़ पायल, माँ जी एकदम सही कर रही हैं। नहीं माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाल सकते हैं? राघव जी की हालत देखिए, मैं अपने घायल पति को लेकर कहाँ भटकूंगी, और मैं बाबूजी को तो इस हाल में बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकती। लो, आई बड़ी ससुर की सेवा करने वाली। जेठानी जी, मैंने देखा है कि आप बाबूजी को कैसे उल्टा सीधा सुनाती हैं। अगर मैं चली गई तो आप लोग तो उन्हें मार डालेंगे। मैं अपने बाबूजी को आपके भरोसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुझे अपने इस ससुर से इतना ही लगाव है तो एक काम कर, इन्हें भी अपने साथ ही ले जा। अरे वाह माँ जी, क्या बात कही है। हाँ हाँ छोटी, ले जा अपने बाबूजी को। इसी बहाने इनकी महंगी दवाइयों का खर्चा बचेगा तो हम जमींदार का कर्जा तो उतार पाएंगे। ले जा इन्हें। तुलसी राघव और रामचरण के साथ वहां से चली जाती है। तुलसी तालाब किनारे पहुंचती है, जहाँ की जमीन बहुत ज्यादा पथरीली थी और वहाँ एक छोटी झोपड़ी बनी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा बेकार थी। आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तुलसी झोपड़ी से बाहर आती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा। मेरे घर वाले कितने पत्थर दिल है। मेरी सास और जेठानी को जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने मुझे यहाँ इस बंजर जमीन पर मरने के लिए भेज दिया। मैं अकेले इन दो बीमार लोगों को कैसे बचाऊंगी? क्या करूं मैं? समय बीत जाता है। अगले दिन रामचरण, राघव, तुलसी ने कुछ नहीं खाया था। तीनों बहुत भूखे थे। कल से इन दोनों के पेट में कुछ नहीं गया है। बाबूजी को तो दवा भी खानी है, पर मैं क्या करूं? यहाँ आसपास ना कोई दुकान है, ना कोई घर, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। राशन कहाँ से लाऊं? तभी तुलसी को कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ पैसे निकालती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, ये थोड़े से पैसे बचे हैं, आज इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तुलसी पैसों से जल्दी से थोड़ा सा दलिया चावल खरीद कर लाती है। वो झोपड़ी के पास पड़ी गीली मिट्टी और पत्थरों से चूल्हा बनाती है और इस पर दलिया और खिचड़ी बनाने लगती है। तभी अचानक जोर की हवा चलती है और आग बुझने लगती है। अरे, ये हवा भी आज ही मेरी परीक्षा ले रही है। जल जा भाई, जल जा। मेरे बाबूजी और राघव जी कल से भूखे हैं। आंधी तेज हो जाती है और आग नहीं जलती। तू कितनी भी आंधी ले आ भगवान, पर आज मैं हार नहीं मानूंगी। आज तो मैं खाना बना कर ही रहूंगी। तुलसी जैसे तैसे खिचड़ी और दलिया तैयार करती है और राघव रामचरण को खिला देती है। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। तुलसी, रामचरण और राघव झोपड़ी में सो रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश और आंधी आती है और झोपड़ी की छत उड़ जाती है। अरे, ये क्या हो गया? छत उड़ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो पूरी तरह भीग जाएंगे। तुलसी जल्दी से एक तिरपाल उठाती है और उसे राघव और रामचरण के लगा देती है, जिससे वो भीगे नहीं। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दूंगी। तुलसी तिरपाल को पकड़े हुए खुद पूरी रात बारिश में भीगती रहती है, लेकिन वो राघव और रामचरण को बिल्कुल नहीं भीगने देती। वो सुबह तक ऐसे ही खड़ी रहती है। तुलसी, तुम हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो और एक मैं हूँ एकदम बेकार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बुरा वक्त है, कट जाएगा। आप दोनों ही तो मेरी हिम्मत है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तुलसी तालाब के किनारे की गीली मिट्टी, गाय का गोबर और बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा कर रही थी। मैं अपने बाबूजी और राघव जी को ऐसे खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकती। अपना घर तो मैं खुद बनाऊंगी और ऐसा बनाऊंगी कि कोई तूफान उसे उड़ा ना सके। तुलसी दिन रात एक करके उन पत्थरों और मिट्टी की मदद से एक छोटा सा घर तैयार करती है। घर तो तैयार हो गया था, लेकिन अब घर में कुछ खाने को नहीं बचा था।
घर तो बना लिया भगवान, पर अब इन्हें खिलाऊंगी क्या? मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। भूख से इनकी हालत फिर बिगड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? रोते रोते तुलसी की नजर सामने तालाब के किनारे जाती है जहाँ जंगली सब्जियां लगी हुई थी। अरे वाह, ये तो खाने वाली जंगली सब्जियां हैं। मैं बचपन में अपनी माँ के हाथों से यही खाई हूँ। ये तो बहुत काम आ सकती हैं। तभी पायल वहां आती है। भाभी, ये आपके साथ क्या हो गया? मैंने तो माँ और बड़ी भाभी जी को बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन माँ ने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे पगली, इसमें तेरी क्या गलती है? तू रो क्यों रही है? मैं यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ। अब तू यहाँ से जा। अगर जेठानी जी या सासू माँ ने तुझे यहाँ देख लिया तो वो तुझे बहुत डांटेंगी। पायल वहां से चली जाती है। तुलसी उन जंगली सब्जियों को उखाड़ कर खाना तैयार करती है और रामचरण और राघव को खाना देती है। ऐसे कैसे चलेगा? अब तो बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो रही है और राघव जी के घाव भी नहीं भर रहे। इनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी माँ से कैसे मांगू? वो बेचारी तो खुद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालती है। नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह तुलसी गांव में काम मांगने पहुंचती है। सरपंच जी, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरे ससुर जी और पति दोनों बहुत ज्यादा बीमार हैं। आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी पर रख लीजिए। मैं मर्दों के बराबर काम करूंगी। जो काम दोगे सब कर लूंगी, बस थोड़े पैसे दे देना। अरे ओ बहू, दिमाग तो ठीक है तेरा? तू औरत जात है, ये हल चलाना और बोरी उठाना तेरे बस की बात नहीं है। और वैसे भी पूरा गांव जानता है कि शांति देवी ने तुझे घर से क्यों निकाला है। तू पनौती है एक नंबर की। जब तूने अपने ही परिवार को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगी? जा यहाँ से, कोई काम वाम नहीं है हमारे पास। औरत हूँ, कोई अपाहिज नहीं। वक्त आने पर औरत पहाड़ भी तोड़ सकती है। तुलसी वहां से चली जाती है और तालाब के किनारे पहुंचती है। तभी उसे तालाब में कुछ दिखता है। अरे, ये तो सिंघाड़े हैं। तुलसी जल्दी से बहुत सारे सिंघाड़े और कमल ककड़ी उखाड़ कर लाती है। वो उन्हें धोकर चूल्हे पर उबालती है। लीजिए राघव जी, खाइए, बहुत ताकत होती है इसमें। राघव और रामचरण सिंघाड़े और कमल ककड़ी खा लेते हैं। मैं ऐसे नहीं हारूंगी। मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि कभी भी जीवन में हार नहीं मानना। मैं कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालूंगी। अगले दिन दोपहर को तुलसी पास वाले हाईवे के किनारे सूखी लकड़ियां बीन रही थी। तभी वहां दो ड्राइवर आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। भूख के मारे तो पेट में आग लगी पड़ी है। पिछले 50 किलोमीटर से कोई ढंग का ढाबा ही नहीं दिखा। ये कैसा इलाका है यार? अरे वही तो, यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। अरे कोई रूखी सूखी रोटी और दाल ही दे दे तो कसम से मजा आ जाएगा। लकड़ियां बीन रही तुलसी ये सब सुन लेती है। भूख और खाना, हाँ, यही तो वो रास्ता है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है। तुलसी लकड़ियों का गट्ठर लेकर तालाब किनारे आ जाती है। खाना तो मैं एकदम फर्स्ट क्लास बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं हाईवे पर उन ट्रक वालों के लिए एक छोटा सा ढाबा खोल लूं। पर राशन तो है ही नहीं। तभी तुलसी की नजर तालाब के किनारे लगी हुई जंगली सब्जियों पर पड़ती है। राशन नहीं है तो क्या हुआ? ये जंगल की सब्जियां है ना। मैं इन्हीं जंगली सब्जियों, कमल ककड़ी और सिंघाड़े से एक स्पेशल थाली बनाऊंगी। इसका नाम रखूंगी जंगली थाली। ये शहर की उन तेल वाली सब्जियों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर और स्वादिष्ट होगी। अगली सुबह तुलसी ने तालाब किनारे से जंगली सब्जियां तोड़कर खाना तैयार कर लिया था। खाना तो तैयार हो गया, पर मैं इसे ट्रक वालों को दूंगी किसमें? मेरे पास तो थाली भी नहीं है। तुलसी को एक आइडिया आता है। वो पास के एक बड़े से पेड़ से पत्ते तोड़कर लाती है और वो उन पत्तों से पत्तल तैयार करती है। आज इन पत्तों से ही अपनी किस्मत की शुरुआत करूंगी। तुलसी 2-3 पत्तलों में खाना परोसती है और उन पत्थरों को दूसरे पत्तों से ढकती है और हाईवे के पास आकर खड़ी हो जाती है। जंगली थाली, एकदम ताजा और देसी जंगली थाली। तभी कामिनी अपनी एक सहेली के साथ वहां से गुजरती है। अरे ओ कलमुही, ये क्या कर रही है तू यहाँ बीच सड़क पर? लो, आ गई अपनी औकात पर। अब क्या सड़क पर खड़े होकर पत्तों में भीख मांग रही है? जेठानी जी मेहनत करने वाले भीख नहीं मांगते, और मैं भीख नहीं मांग रही, काम कर रही हूँ। भीख तो वो लोग मांगते हैं जो लोग मेहनत से डरते हैं, और मैं मेहनत से डरती नहीं हूँ। कामिनी वहां से चली जाती है। तभी वहां से गांव के कुछ आदमी गुजरते हैं। अरे राम राम, घोर कलयुग आ गया है। अब घर की बहुएं बीच हाईवे पर खड़े होकर मर्दों को खाना बेचेंगी। अरे ये भाई मनोज शांति देवी की बहू है, इसे दूर रहना भाई, बहुत पनौती है ये। गांव वालों के ताने सुनकर तुलसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहां कुछ ड्राइवर आते हैं। अरे बहन जी, क्या बेच रही हो इन पत्तों में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भैया, ये जंगली थाली है। तालाब की ताजी सब्जियां और चूल्हे की रोटी है। खाकर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। अरे लाओ लाओ, भूख से जान निकल रही है, कुछ भी दे दो बस। तुलसी दोनों को पत्तल देती है। दोनों ड्राइवर खाना खाते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे ये क्या है? क्या हुआ भैया, नमक कम है क्या? अरे बहन, खाना तो एकदम बढ़िया बना है, कसम से। 20 साल हो गए ट्रक चलाते हुए, आज तक किसी ढाबे पर भी ऐसा स्वाद नहीं मिला। सच में बहन, मजा आ गया।
दोनों ड्राइवर तुलसी को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। तुलसी खुश होकर घर आ जाती है और अगले दिन मिट्टी के बर्तन तैयार करती है। रोज रोज पत्तल बनाने में बहुत समय जाता है और खाना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अब इन मिट्टी के पक्के बर्तनों में जंगली थाली परोसूंगी तो खाना एकदम गर्म रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते तुलसी का ये काम चल पड़ता है और तुलसी अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। देखिए राघव जी, बाबूजी, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब तो रोज के इतने पैसे बच जाते हैं कि आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और आगे के लिए राशन भी आ जाएगा। अरे तुलसी, सच में तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बेटी इधर आ। जी बाबूजी, बताइए ना क्या हुआ। खाना तो तू बहुत बढ़िया बनाती है, बस कल वाली सब्जी में एक कमी थी। उसमें थोड़ा भुना जीरा, 2 लौंग और सूखी लाल मिर्च सिलबट्टे पर पीस कर डालना। यही तेरे बाबूजी का पुराना सीक्रेट मसाला है। अरे वाह बाबूजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे ससुर जी तो एकदम बड़े वाले मास्टर शेफ हैं। मैं कल ही ये सीक्रेट मसाला डालूंगी और अब तो मैं घर के बाहर एक छोटी रसोई भी बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ज्यादा खाना बनाना है, क्योंकि अब मेरा काम अच्छा चल रहा है। तुलसी अगले दिन से वही मसाला इस्तेमाल करती है और उसकी जंगल थाली बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। अब उसने अपने घर के बाहर एक छोटी रसोई भी बना ली थी जिसमें वो खाना तैयार करती थी। अब मैंने अपनी खुद की रसोई भी बना ली और मेरा खुद का घर भी हो गया और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। अब बस पैसे इकट्ठा करना है, फिर मैं बाबूजी का और राघव जी का अच्छे से इलाज करवाऊंगी। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। तुलसी अपना काम करती रहती है। एक दिन वो देखती है कि तालाब के किनारे खड़ी जंगली सब्जी अब खत्म हो रही हैं। हे भगवान, तालाब की जंगली सब्जियां तो अब लगभग खत्म ही हो गई हैं। अगर ये पूरी तरह खत्म हो गई तो मेरा काम कैसे चलेगा। रोज रोज बाजार से सब्जियां खरीदने भर के पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा मुझे। ये जमीन अभी बंजर जरूर है, पर अगर मैं मेहनत करूं तो मैं इसे उपजाऊ बना सकती हूँ। अब मैं जमीन को उपजाऊ बनाऊंगी। अब मैं यहाँ खुद अपनी सब्जियां उगाऊंगी। तुलसी दिन रात उस बंजर जमीन को खोदती है और उसे खेती करने लायक बनाती है और फिर उसमें बीज बो देती है। कुछ दिनों बाद बीज उग आते हैं। देखा बाबूजी, देखा राघव जी, ये मेरी मेहनत है। अब जब ये पौधे बड़े होंगे तो इनमें से ताजी लौकी, तोरई, टमाटर निकलेगा। फिर मैं अपनी इन ताजी सब्जियों का ऐसा तड़का लगाऊंगी कि लोगों की भीड़ लग जाएगी खाने के लिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब तो हमारे अच्छे दिन आ ही गए समझो। उधर गांव के घर के अंदर माधव, कामिनी, शांति देवी और पायल एक साथ बैठे हुए थे। तभी वहां जमींदार आ जाता है। अरे बहुत खाली मुफ्त की रोटियां इस घर में बैठकर। हाँ, अब उठो सबके सब। जमींदार घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हैं मालिक, हमने क्या बिगाड़ा है आपका। ये क्या बिगाड़ा है? अरे तेरा वो 10 दिन का टाइम कब तक का खत्म हो गया है? मैंने कहा था ना कि अगर पैसे नहीं मिले तो मैं इस घर से कब्जा कर लूंगा। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। अब एक पल भी मैं तुम लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकलो यहाँ से। जमींदार सभी घर वालों को घर से बाहर निकाल देता है और घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है। हाय राम, लुट गए हम तो। अरे जमींदार साहब, हम औरतें कहाँ जाएंगी? ऐसे कैसे आप हमें घर से निकाल सकते हैं? अरे तुम लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर कब्जा किया है। और ये गलत नहीं है, सही है ये। और सुन कान खोलकर, ये तो अभी बस शुरुआत है। इस टूटे फूटे घर को बेचकर भी मेरे पूरे पैसे वसूल नहीं होने वाले। मैं फिर आऊंगा और याद रखना, अगर बाकी के पैसे नहीं मिले ना तो तुम सबकी खाल खींच कर ही वसूलूंगा अपने पैसे। जमींदार वहां से चला जाता है। शांति देवी, माधव, कामिनी, पायल गांव वालों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। पूरा परिवार ऐसे ही इधर उधर भटकने लगता है और शाम हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा दिया तूने बुढ़ापे में। अरे कोई गांव वाला भी हमारी मदद नहीं कर रहा। पता नहीं अब क्या होगा। माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मौसम देखो कितना डरावना हो रहा है। बारिश तो बस शुरू ही होने वाली है। हाय राम, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी सड़क पर ऐसे भिखारियों की तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। अब आ रहा है ना रोना बड़ी भाभी। जब आपने और माँ जी ने छोटी भाभी को, बाबूजी को राघव भैया के साथ घर से धक्के मारकर निकाला था, तब तो आप दोनों बहुत हंस रही थी ना। ये उसी की सजा मिली है आप लोगों को। चुप कर जा पायल, मैं तो सच में अंधी हो गई थी रे। मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी को पैरों से ठुकरा दिया। माँ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमारी मदद इस गांव में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है छोटी भाभी। चलो उनके पास चलते हैं। मैंने सुना है उन्होंने उस बंजर जमीन को एक हरा भरा खेत बना दिया है और उनका काम भी अच्छा चल रहा है। शांति देवी, कामिनी, माधव और पायल तुलसी के पास तालाब किनारे पहुंचते हैं। तुलसी, रामचरण जी और राघव आराम से बाहर बैठे थे। दोनों अब बहुत ठीक लग रहे थे। तुलसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। उस खूंखार जमींदार ने हमारा घर छीन लिया। मैं धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं तो कहीं की नहीं रही। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जमींदार वहां आ जाता है। वाह, क्या पारिवारिक मिलन चल रहा है।
अच्छा तो शांति देवी, तुम लोग छुपने के लिए इस मनहूस बहू के पास आ गए? अरे मैं तो तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। जो बाकी के पैसे रह गए हैं उसके बदले में ये जगह ले रहा हूँ। अब ये खेत या जमीन बहुत उपजाऊ लग रही है, अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। बस जमींदार जी, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि हमने कर्जा लिया है, कोई पाप नहीं किया है जो आप बार बार आकर हमें परेशान करेंगे। तुलसी जल्दी अपने छोटे से घर के अंदर जाती है और कुछ पेपर लेकर बाहर आती है। जरा ध्यान से देखिए इन कागजों को। ये जमीन अब न हमारी है और न ही आपकी, इस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। अब ये जमीनें गवर्नमेंट ने ले ली हैं अपनी एक नई योजना के लिए, क्योंकि मैंने इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने मुझे इसके बदले अच्छे खासे पैसे भी दिए हैं। तुलसी जमींदार को पैसे देती है। ये लीजिए जमींदार जी, ये आपका मूल है और ये आपका पूरा ब्याज, पाई पाई का हिसाब चुकता हो गया है। हाँ हाँ ठीक है। पैसे मिल गए ना? अब एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर आप हमारे परिवार के किसी भी इंसान के आसपास भी भटके तो मैं खुद जाकर पुलिस में आपकी शिकायत करूंगी। और हाँ, जो ताला आपने हमारे घर पर लगाया है ना, उसे अभी जाकर खोल दीजिए। अरे हाँ हाँ बहू, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए थे, वो मिल गए। अब मुझे तुम लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तुलसी बेटी, तू तो सच में साक्षात देवी है। मैंने तुझे न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोला, तुझे घर से निकाल दिया और तूने अपनी मेहनत के पैसों से हमारा घर भी बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं बहुत बुरी सास हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। बड़ों से गलतियाँ होती हैं पर परिवार तो परिवार ही रहता है ना। आप रोइए मत, अब सब कुछ ठीक हो गया है। चल बहू, अब अपना सामान बांध और अपने घर चल। नहीं माँ जी, मेरा घर तो अब यही है। इस जमीन ने ही मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, पर आप लोग जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मैं भी घर आती रहूंगी। भाभी, आपको एक बात तो बताना भूल ही गई मैंने वो एग्जाम दे दिया है और मैं पास हो गई हूँ अच्छे नंबरों से। अब मुझे कॉलेज में फ्री एडमिशन मिल गया है। अरे वाह, मुझे तो पहले से ही पता था तू पास हो जाएगी। शांति देवी, पायल, माधव और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। तभी तुलसी माधव और कामिनी को रोक लेती है। जेठानी जी, आप लोग जो इतने सालों से माँ जी और बाबूजी से छुपा रहे हैं ना, वो मुझे पता चल गया है। कैसा सच छोटी? यही कि आपने बाबूजी की बीमारी का बस बहाना बनाया था। असल में आपने और जेठ जी ने जमींदार से वो लाखों का कर्जा बाबूजी के इलाज के लिए नहीं बल्कि शहर में अपना एक नया घर खरीदने के लिए लिया था। और फिर वहाँ शहर में किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया और वो घर हड़प लिया और वो सारा कर्जा आपने बाबूजी के इलाज के नाम पर घर वालों के सिर मढ़ दिया। ये सब सच मुझे राघव जी ने बताया है। जब वो शहर गए तब उन्हें ये सब पता चला। हाँ तुलसी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमने बाबूजी की बीमारी का फायदा उठाया। हमें माफ कर दो छोटी, हम पर अभी भी बहुत कर्जा बाकी है। ये लीजिए जेठ जी, ये कुछ पैसे हैं, इनसे अपना वो बाकी का कर्जा भी आप चुका दीजिए। पर आज के बाद कभी अपने ही परिवार को धोखा मत दीजिएगा। छोटी, तूने आज मेरा सारा घमंड चूर चूर कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ छोटी, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं जेठानी जी, अब सब भूल जाइए और घर जाइए। माधव और कामिनी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हाईवे के पास तुलसी का एक अच्छा ढाबा खुल जाता है। राघव और रामचरण भी स्वस्थ हो जाते हैं। तालाब किनारे बना घर अब पक्का हो चुका था। तुलसी ने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ संभाल लिया। तो दोस्तों, क्या तुलसी जैसी स्थिति कभी आपके साथ भी हुई है? यदि हाँ, तो आपने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।